बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, और जो सेकंड टॉपिक है वो होगा आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है मॉलिक्यूलर मास। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने इस तरह की थी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। या फिर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की थी कि द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू और रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन एटम C12। तो दोनों केसेस के अंदर जो हमें एक एटम का मास पता लग रहा था। अब आपको पता है कि डिफरेंट एटम जो होते हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। अब क्योंकि यहाँ पे देखें आपके 2 एटम कंबाइन हुए हैं, तो अब इसमें आप एटॉमिक मास का कंसेप्ट यहाँ नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे जो मास हम फाइंड करेंगे इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का जो मास है उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं सीधे अल्फाजों में। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो मॉलिक्यूलर मास कहते हैं मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मैसेज को आप ऐड करें तो जो आपके पास मास आएगा वो उस मॉलिक्यूल का मास होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर उनके मैसेज को ऐड करना है। अब यहाँ देखिए H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आपके पास जो ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आ जाएगा 18.016। ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल था, उसका आपने मास फाइंड कर लिया। जो बुक में डेफिनेशन आपको गिवन है वो है मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। के जितने भी एटम्स आपके किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं आप उनका सबका सम लेंगे तो आपके पास वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे शुगर का फार्मूला है C6H12O6। तो अगर आपने इस मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है तो सेम मेथड यूज़ करेंगे कि जितने भी एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 3 एटम है, इन तीनों एटम के मैसेज को लेंगे, उनको जितने एटम प्रेजेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वो सबको ऐड कर देंगे। तो कार्बन के 6 एटम है, C6 है ना, तो कार्बन के 6 एटम, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दें एक कार्बन के मास से जो कि 12, प्लस हाइड्रोजन 12 है तो एक हाइड्रोजन के मास से 12 को मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16। एक ऑक्सीजन के आइटम के मास से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह आपने 6 से 12 को और 12 को एक हाइड्रोजन के मास से। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 12.096 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 96। इन सब को ऐड कर लें आप, तो ऐड करने से आपके पास 180.096 एटॉमिक मास बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास 180.096 होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है। अब ये तो हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं आपने उन सब के मैसेज को ऐड करना है तो आपके पास उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं फार्मूला यूनिट क्या होता है।
फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये होता है कि जिस तरह वाटर है तो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल एक घूम फिर रहे होंगे लिक्विड के अंदर, फ्रीली मूव कर रहे होंगे H2O इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये फ्री मोशन नहीं होता, यानी कि उनके जो एटम्स होते हैं आयन के अंदर फॉर्म या आयनिक कंपाउंड के अंदर वो ऐसे फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते जैसे ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं जो लिक्विड के अंदर किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर मूव करते हैं। उधर क्या होता है, उधर फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिक्स स्ट्रक्चर को आप डिफरेंट आयनिक कंपाउंड का डिफरेंट फिक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको NaCl है टेबल सॉल्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है, यानी कि क्यूब की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। NaCl का जो है स्ट्रक्चर इस तरह है, यहाँ कोनों के ऊपर आपके पास Na और Cl के आयंस होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास NaCl जो बनता है वो इन्हीं क्यूब्स के मिलके बनता है कि एक क्यूब ये है तो इसके साथ एक और अटैच होगा, इसके इस साइड पे अटैच, नीचे अटैच, ऊपर साइडों पे, यानी कि चारों तरफ इसी तरह के क्यूब्स अटैच होते जाएंगे और आपके पास एक बड़ा जो है वो क्यूब बन जाएगा। लेकिन जो बेसिक यूनिट होगा आपका NaCl का वो ये क्यूब ही होगा। तो ये क्यूब फ्रीली मूव नहीं कर रहा तो अब हम इसे मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक फुल यूनिट है ना। तो इसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, यानी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड का जो आप उनका जो फार्मूला लिखते हैं, जिस तरह आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह जब आप आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे तो उसे आप कहेंगे फार्मूला यूनिट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इन फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट बेसिक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एज अ फार्मूला यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। ये जो क्यूब है यही क्यूब मिल के आपके पास बड़ा सा एक जो आपके पास सपोज एक आपके पास अगर सॉल्ट का एक टुकड़ा है तो उस टुकड़े के अंदर वो कैसे बना होगा, वो इन्हीं क्यूब से मिलके बना हुआ होगा। तो जो सबसे छोटा मोस्ट बेसिक क्यूब होगा उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, और उस मोस्ट बेसिक क्यूब का जब आप मैस फाइंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मूला मैस। तो फार्मूला मैस और आयनिक मैस में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में डिफरेंस ये है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उनके मैस को आप मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं और जो फार्मूला यूनिट होते हैं उनके मैस को हम फार्मूला मैस कहते हैं। या आयनिक कंपाउंड के जो मैसेज होंगे उन्हें हम फार्मूला मैस कहेंगे और जो मॉलिक्यूलर या कोवलेंट कंपाउंड होंगे उन्हें हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। तो आप जैसे फार्मूला में यूनिट आ गया तो NaCl आ गया फार्मूला यूनिट। करना इसमें भी आपने वही है कि आपने इस फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम होंगे उन एटम्स के मैसेज को ऐड करना है तो आपके पास उसका फार्मूला मैस आ जाएगा। तो Na का है आपके पास 23, क्लोरीन का है 35.5, तो ये आपके पास 58.5 आपके पास फार्मूला मैस आ गया इस फार्मूला यूनिट का जो कि है NaCl। बुक के अंदर जो आपके पास डेफिनेशन है, द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मैस। इसकी भी आगे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, एक मैंने एग्जांपल आपको NaCl की यहाँ पे करवा दी है। जो इसके अंदर आपके पास सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट 1.4, उसको एक मिनट देख लें। उसके अंदर से मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी कॉपीज़ में। जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कि पोटाशियम क्लोराइड इज़ यूज कॉमनली फॉर लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट इट्स फार्मूला मैस। कि पोटाशियम क्लोराइड KClO3 ये आपके पास फार्मूला है पोटाशियम क्लोराइड का। तो ये पोटाशियम क्लोराइड यूज़ होती है लेबॉरेटरीज़ में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसने पूछा ये है कि इस पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला मैस आपने बताना है। तो फार्मूला मैस का तरीकाकार क्या होगा कि जितने भी आपके पास इसके अंदर एटम्स हैं उनके मैसेज को ऐड करना है। तो इसके अंदर एक एटम K + Cl + O और O कितने 3, तो 3 × O आ जाएगा। अब इन एटम्स का आपने इंडिविजुअल एटॉमिक मैस लिखना है। और पोटाशियम का होता है आपके पास 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16।
तो ये बन जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 16 आपके पास आ जाएगा 48। इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास पोटाशियम क्लोरेट जो फार्मूला यूनिट है उसका फार्मूला मैस आ जाएगा। यह आपके पास आ जाता है 13, 22, 25, 8 और 12.5। ये आपके पास फार्मूला मैस आ गया पोटाशियम क्लोरेट का, जो कि खुद फार्मूला यूनिट है और इसका हमने यहाँ पे फार्मूला मैस फाइंड किया है। जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 1 और 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है केमिकल स्पीशीज़ के नाम से। केमिकल स्पीशीज़ किसे कहते हैं? वो जो आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स को हम नाम देते हैं केमिकल स्पीशीज़ का। अब हम इनको डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि आइन, मॉलिक्यूलर आइन, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं। आइन जो है आपका, जो आपके पास एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम तब तक स्टेबल नहीं होंगे जब तक उनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट नहीं होगा। या तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए लास्ट शेल को कंप्लीट करके स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। तो इस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए फिर एटम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और अपने जो शेल है वो कंप्लीट करते हैं। उसको रिएक्ट करने का तरीका या अपने शेल कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे किसी और एटम से, या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी और एटम को। कुछ एटम्स अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। कुछ एटम्स अपने कुछ दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने लास्ट शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लास्ट शेल होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 8 का मतलब है कि इसके लास्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी और एटम से एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन से पहले क्या था कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और 6 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा था। तो ऑक्सीजन एटम जो था वो आपके पास वो न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बाय किसी और एटम से, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 और प्रोटॉन्स हो जाएंगे 6। तो 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा हो गए हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर गया है, तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा वो आप इसके ऊपर लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 थे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, तो -2 इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब ये जो एटम था पहले, ये कन्वर्ट हो गया आयन में। एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो आपके पास सोडियम है, अब इस सोडियम के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इससे जो पीछे शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम बजाय इसके कि इस लास्ट शेल को कंप्लीट करे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे और 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जो कि बहुत मुश्किल काम है बल्कि नामुमकिन है, वो क्या करता है, वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। उसके बाद जो इसका लास्ट शेल बचता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे पहले आप देखें कि यहाँ पे सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस आउट कर देता है। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, इधर से निकल जाएगा, तो अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि यहाँ पे 1 प्रोटॉन का चार्ज हो गया एक्स्ट्रा। तो जिस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हुआ तो आपने -2, इसी तरह जब सोडियम के ऊपर 1 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हुआ तो Na+1 हो जाएगा। +1 का मतलब क्या है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और -2 का मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। जब आप कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम ऐसे आयन को कहते हैं एनाइन। एनाइन नहीं,
एनाइन। एनाइन अगर आप सिंपल पढ़ें तो बनता है एक आइन, ये एनाइन है। एनाइन का मतलब है वो आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, एक को, दो, तीन, चार, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे आइन को हम कहते हैं कैटाइन। कैटाइन वो आइन होता है जो तब बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। अब यहाँ पे जैसे +-2 है, तो एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज, और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपके पास एक एटम है एल्यूमिनियम, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसके ऊपर फिर +3 चार्ज आता है। इसी तरह आपके पास कार्बन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी ज़रूरी है कि लास्ट शेल को कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं, या आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन करें, या आप इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें एक दूसरे के साथ। जो आइंस बनते हैं वो उस कंडीशन में बनेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन करेंगे, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है, या जिसे हम आयन से बन के मिल के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक जो कंपाउंड है वो उसके केस में ऐसा होता है कि आपके पास एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। जो दूसरी कंडीशन है बैलेंस आउट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए लास्ट शेल में, वो है कोवलेंट कंपाउंड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें आपके पास फिर चार्ज ज़्यादा या कम नहीं होता, वो न्यूट्रल ही रहता है जो आपका एटम है। तो ये आपके पास है आइंस। आइंस जो होते हैं वो एटम्स बनाते हैं, एटम्स जो है वो आइन बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो है मॉलिक्यूलर आइंस, तो नाम से जाहिर है कि आइन की तो बात आपको समझ आ गई, उसके ऊपर चार्ज होगा। तो मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, तो जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज हो तो हम उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर आइन। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ना ये निकल जाता है, तो आपके पास SO4-2 बनता है आइन, SO4-2। जब इस H2SO4 को आप पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आइन अलहदा हो जाते हैं और SO4 आइन अलहदा हो जाते हैं। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो जब 2 हाइड्रोजन इससे अलहदा होंगे यानी +1 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इधर वो अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस सल्फर को दे जाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे जाएगा, तो खुद ये +1 की फॉर्म में निकलेंगे। और क्योंकि सल्फर के ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास जो अब यहाँ चार्ज बनेगा वो -2 बनेगा, क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी ऐड है। तो अब ये जो चार्ज होगा ये पूरी स्पीशी के ऊपर होगा, इस आयन के ऊपर होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर सॉरी होगा। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तब यहाँ देखिए इधर इस एक स्पीशी के अंदर 5 एटम्स हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल, और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है -2, तो ये आपके पास बन गया मॉलिक्यूलर आयन। अगला जो टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर आयन के बाद वो है रेडिकल्स। रेडिकल जो है वो एक स्पेशल केस है आयंस और एटम्स के दरमियान। A free radical is an atom which has an unpaired electron and bears no electric charge। अब रेडिकल हम किसे कहते हैं? रेडिकल हम उस एटम को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वो कैसे? जैसे आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होते हैं और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके सेकंड शेल में होंगे। अब यहाँ पे आप देखें जो लास्ट शेल है इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे इस जगह के ऊपर। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन के अंदर जो है आपके पास लास्ट शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 17, एटॉमिक नंबर सॉरी। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, बाकी बचे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में। अब इस केस में क्या हुआ है,
आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपका जो है क्या कहते हैं उसे, शेल है, इस शेल के अंदर अब 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड आ गया है। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है कि वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर ही एग्जिस्ट करें आपके ऑर्बिट्स के अंदर, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो स्पीशीज़ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली और ये जो स्पीशीज़ है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये एटम है, ये भी एटम है, दोनों एटम हैं, लेकिन इन एटम्स में जो एटम वो है जिसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहते हैं रेडिकल। ये रेडिकल आयन नहीं है। आयन उस स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करने के बाद बनती है। रेडिकल ना आयन गेन करने से बन रही है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने से बन रही है। रेडिकल आपके पास इटसेल्फ बना हुआ होता है उन एटम्स में जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल के अंदर। जैसे क्लोरीन के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास क्लोरीन रेडिकल होगा। क्लोरीन रेडिकल को लिखने का तरीका क्या है कि आपने एटम के ऊपर एक डॉट लगाना है जो रिप्रेजेंट करेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, तो यह आपके पास आ गया रेडिकल। अब आयन और रेडिकल में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस कि आयन और रेडिकल, आयन के ऊपर होता है चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, रेडिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि रेडिकल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और रेडिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे जब ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो पेयर की फॉर्म में ही होंगे। इसी तरह जब आपके पास सोडियम अपने लास्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर ही होंगे। तो आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं शेल्स में, जबकि रेडिकल्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि आयंस के ऊपर चार्ज होता है और रेडिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे आपके पास सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.6 है, जिसके अंदर कुछ स्पीशीज़ आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आयन कौन से हैं, रेडिकल कौन से हैं और मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CN नेगेटिव, उसके साथ है CN के ऊपर एक डॉट है, फिर आगे हीलियम है He+2, फिर आगे पास N-3, फिर आपके पास आता है CH4+, और N। अब ये जितने भी आपके पास स्पीशीज़ हैं इनके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं, आयंस कौन से हैं और रेडिकल कौन से हैं। तो पहले आगे पास CN है, तो CN के ऊपर आगे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब है ये क्या है, आयन। अब यहाँ पे वो सेम CN है लेकिन वो एक डॉट के साथ है। एक डॉट, जब ये मैं आपको बताया था, जब भी किसी एटम के ऊपर एक डॉट हो तो उसका मतलब क्या है कि वो रेडिकल है। He+2 हीलियम +2 तो आयन, एक एटम ऊपर चार्ज +2। इसी तरह नाइट्रोजन -3 तो ये भी आयन। ये +2 है तो इसको हम कैटायन भी कह सकते हैं, ये माइनस है तो इसके ऊपर हम एनाइन भी कह सकते हैं। ये CH4, अब CH4 जो है, ये CH4 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है प्लस का, तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह आपके पास ये देखिए नाइट्रोजन और उसके साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके पास, बल्कि ये आपके पास सिंपल एटम बनेगा, क्योंकि जो आपके पास आयन होता है उसमें एटम के ऊपर सिर्फ एक डॉट होगा, वो रेडिकल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक एटम है, नाइट्रोजन उसका लास्ट शेल बताया, तो ये सिंपल एटम। तो ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन होगी आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस और रेडिकल्स की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, वो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई मिक्सचर हो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर सेम
पार्टिकल हैं, सेम साइज सेम कलर। तो क्योंकि ये अब सेम है तो इसका मतलब है किसी एक ही एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं, किसी एक ही एलिमेंट के, और ये अकेला अकेला है तो इसका मतलब है ये आपके पास एटम्स हैं। अगर कंटेनर के अंदर सेम ही एटम्स हों लेकिन वो इस तरह ग्रुप्स में हों, जैसे यहाँ पे 2 2 के ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम एटम्स हैं और मॉलिक्यूल में है, तो ये आपके पास भी एलिमेंट्स ही हैं। एलिमेंट है कोई वो एलिमेंट जो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ये भी आपके पास कोई एलिमेंट है और ये भी आपके पास कोई एलिमेंट है। ये एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला एलिमेंट जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आप इसको एग्जांपल इस तरह लें, जैसे आपके पास ये आयरन है, आयरन के एटम्स, और यहाँ पे आपके पास ये O2 है। O2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। फ़र्क क्या है, ये एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये एलिमेंट आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसको हम एक कंपाउंड को देखें या मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल आपको पता है, अब इसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन ये सेम ही एटम के मॉलिक्यूल है तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह हों कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन वो जो एटम जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे 3 एटम्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये हैं तो मॉलिक्यूल, लेकिन अब ये देखिए जिस तरह वाटर होता है, वाटर के अंदर दरमियान में O होता है, दरमियान साइडों पे H होते हैं, OH, तो ये आपके पास कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट के मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि सेम एटम्स, कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि डिफरेंट एटम होंगे वहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब आपके पास सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.7 में एक डायग्राम दी गई है नीचे और ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम। अब आपने ये जो पार्ट्स ABCDEF हैं इनको आइडेंटिफाई करना है नीचे गिवन डायग्राम से। जैसे पहला पार्ट है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल आर एटम्स, तो इन डायग्राम्स के अंदर जहाँ जहाँ आपको इस तरह सिंगल एटम नज़र आएंगे उसका मतलब होगा और एक ही तरह के एटम होंगे कंटेनर के अंदर। जो यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, जिस बॉक्स के अंदर सेम एटम है और एक एक अलग-अलग है, तो वो आपके पास होगा पार्ट A का आंसर, एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम्स। तो आप इस फिगर के अंदर देख लें, B भी आपके पास एटम है और सिर्फ मेरे ख्याल में B ही है जो एटम है। इसी तरह ऑप्शन B है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया है कि 2 तरह के हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं और एक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेम एटम्स। तो सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एलिमेंट और डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कंपाउंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। तो आपने यहाँ पे देखना एक या एक से ज़्यादा एटम, सेम एटम कौन से कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास नंबर 4 जो है आपके पास बॉक्स, उसके अंदर अगर आप देखें तो सेम ही एटम्स हैं 2-2, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किए हैं, वो सिर्फ 2-2 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास इसका आंसर बनेगा बॉक्स नंबर 4, जिसमें आपके पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इसी तरह आपने आइडेंटिफाई करना है बाकी सारे पार्ट्स को भी, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है कॉपीज़ के अंदर। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर असेसमेंट नंबर 1.5, मैं इसको आपको नोट करा देता हूँ। असेसमेंट 1.5 के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, असेसमेंट 1.4 के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और असेसमेंट 1.7, ये 3 असेसमेंट जो हैं ये आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। इन असेसमेंट के जो आंसर्स हैं वो आज के लेक्चर से ही रिलेटेड हैं। जो लेक्चर में आपको बताया गया है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो आपको इनके आंसर करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं आपको, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं।